रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज मिलाइटिस के ऊपर है, जो कि एक मेटाबॉलिक डिजीज है, एंडोक्राइनल डिजीज है। ठीक है। और आई एम रुबा मोहसिन फ्रॉम ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज। तो हमारे पास जो आज टॉपिक है बेसिकली डायबिटीज मिलाइटिस। इसमें जो हम लोग कंटेंट्स कवर करेंगे वो बेसिकली सबसे पहले तो डायबिटीज मिलाइटिस डिजीज की है, इसके बारे में जानेंगे। और किसी भी डिजीज को जानने के लिए उसका पहले जो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है। और इसमें भी हम लोग रेगुलेटरी मैकेनिज्म देखेंगे। देन हम देखेंगे कि इस डिजीज के लिए जो हम लोग टेस्ट वगैरह करवाते हैं वो क्या क्या होंगे, इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, इसकी मैनेजमेंट क्या होगी। तो ऑल ओवर जो होता है हम इस डिजीज को कवर करेंगे। तो हम लोग इसका स्टार्टअप लेते हैं डायबिटीज मिलाइटिस। मेजरली तो सबको ही पता होगा कि डायबिटीज मिलाइटिस है क्या। ये डिजीज है जिसमें हमारे पास जो बॉडी के अंदर है वो शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसमें यही होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन होती है। इट्स मीन कि अगर हमारे पास डिस्टर्बेंस इंसुलिन के लेवल में आ रही है तभी तो हमारे पास ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन करें तो मैंने पहले बताया कि ये हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि जिसमें आइदर तो जो हमारे पास इंसुलिन है या तो वो प्रोड्यूस ही बहुत कम हो रही है। ठीक है। या तो वो प्रोड्यूस बहुत कम हो रही है या ये कि वो प्रोड्यूस हो ही नहीं रही। तो ये दोनों रीजन होंगी जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए। तो इस डिजीज को हम डायबिटीज मिलाइटिस कहते हैं। अब ये जो है ये इसको हम लोग जस्ट एक डिजीज नहीं, इसको हम एक सिंड्रोम भी कह सकते हैं। सिंड्रोम के जिसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अब हम इसको सिंड्रोम क्यों कहेंगे कि बिकॉज कि ये हेड टू टो जो है हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। अब हेड टू टो ये हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है, बिकॉज की जो ग्लूकोज होती है वो एक एनर्जी सोर्स है और हमारी बॉडी पूरी की पूरी एनर्जी सोर्स के ऊपर चल रही है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्कअप जो है हमारी बॉडी नहीं कर पाएगी। देन ये एनर्जी कम होने की वजह से कैसे डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं उसको डिस्टर्ब करेगी, वो इंशाल्लाह हम लोग अभी देखेंगे आगे। ये जो हमारी बॉडी में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से मिलते हैं। ये उन्हीं के मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर देगी। ग्लूकोज हाई जाएगी, इट्स मीन कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब है, इतना तो हमें पता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एक और एनर्जी का सोर्स होता है वो प्रोटीन, ये उसके मेटाबॉलिज्म को भी अल्टर करेगी और इसके साथ साथ जो है लिपिड इसके मेटाबॉलिज्म को भी अल्टर करेगी। हम ये कह सकते हैं कि ये क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को जो है ये डिस्टर्ब करता है। अब आते हैं सबसे पहले इसकी नॉर्मल जो है फिजियोलॉजी जानने की तरफ। तो नॉर्मली अगर हम अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को देखें तो एक फास्टिंग स्टेट यानी कि ऐसी स्टेट के जिसमें हमारे पास हमने खाना खाया और खाना खाया भी हमें जो है ना वो 8 घंटे हो गए हैं। 8 घंटे हो गए हैं तो ये जो हमारी इस टाइम स्टेट होगी वो फास्टिंग स्टेट होगी। अब अगर हम लोग अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेजर करें तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 60 to 100 mg जो है वो नॉर्मल लेवल होना चाहिए ग्लूकोज का। और पोस्ट प्रेंडियल हमारी बॉडी के अंदर वो लेवल है ग्लूकोज का कि मतलब अभी हम लोगों ने खाना खाया है और खाना खाने के बाद जाहिर सी बात है एनर्जी सोर्सेज हमें मिले, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। तो उस टाइम जो वो लेवल होगा उसको हम पोस्ट प्रेंडियल लेवल कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली 100 to 140 mg पर डीएल, ये इसका यूनिट है mg पर डीएल। इतना हमारी बॉडी के अंदर जो है वो लेवल होना चाहिए, इससे अबव नहीं होना चाहिए। और मजे की बात ये है कि हम लोगों ने खाना खाया है और हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसा है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ये जो इंक्रीज लेवल हमें ग्लूकोज का मिल रहा था ना ये नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो 2 घंटे के बाद जो हमें ग्लूकोज का लेवल मिलेगा ना वो हमें 100 से नीचे मिलेगा। अब ये तो हो गया कि फास्टिंग स्टेट में क्या होगा और पोस्ट प्रेंडियल स्टेट में क्या होगा। अब अगर हम लोग रेंडमली चेक कर लें, खाना खाए हुए 2 घंटे गुजर गए हैं, 3 घंटे गुजर गए हैं, 20 मिनट गुजरे हैं, 15 मिनट गुजरे हैं, रेंडमली हम जब मर्जी अगर ग्लूकोज का लेवल चेक करें तो वो हमारा ग्लूकोज का लेवल जो है वो 200 से अबव नहीं जाना चाहिए, वो 100 to 200 के मिड में रहना चाहिए, देन वो नॉर्मल है। अगर वो 200 से अबव जा रहा है देन वो डेंजरस है। ये अभी हम लोग आगे टेस्टिंग पढ़ेंगे कि हम लोग ग्लूकोज के लेवल को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करेंगे। तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि अगर 200 अबव हमारे पास किस टेस्ट में हमें मिलेगा। और ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि अब इससे नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली हमने बात की थी कि 60 to 100 mg जो है ये लेवल होना चाहिए। अब अगर 60 से बिलो जा रहा है तो तब भी तो डेंजरस है।
ना हमें ज्यादा में चाहिए और ना ही हमें बहुत कम में चाहिए, नॉर्मल स्टेट में हमारे पास जो है इसका लेवल रहना चाहिए। अब अगर हमारे पास 60 से कम जा रहा है तो वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। हाइपो मीन्स कम और ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम है। और 200 से अगर अबव आ रहा है तो इस मीन के पेशेंट जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया में जा रहा है। सो ये नॉर्मल लेवल जानना बहुत जरूरी है, तभी अल्ट्रेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर आ रही है तो हमें पता चलेगी। और नॉर्मल जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल है फास्टिंग स्टेट में 5 to 15 MCU per ml, ये इसका यूनिट है MCU per ml। तो ये नॉर्मल फास्टिंग स्टेट में 5 to 15 इसका लेवल होना चाहिए। और अगर रैंडमली हम लोग चेक करें फ्री इंसुलिन लेवल तो वो 17 MCU per ml से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये है कि ये तो हम लोगों ने नॉर्मल इनके लेवल जान लिए। अब हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है, तो इसके लिए मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर देखें, देन हम उस स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, हम लोगों ने खाना खाया, पोस्ट प्रेंडियल स्टेट है और ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, अब हमारे पेनक्रियाज को सिग्नल मिलेगा। अब पेनक्रियाज में हमारे पास जो सेल हैं बीटा सेल और अल्फा सेल, जो हमारे पास बीटा सेल है वो तो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, जो अल्फा सेल होंगे वो हमारे पास ग्लूकागोन प्रोड्यूस करेंगे। सो अभी जो है हमारे पास जो पेनक्रियाज है, ग्लूकोज का लेवल हमारे पास जो है वो हाई गया, पेनक्रियाज ने जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस की। अब इंसुलिन कुछ टारगेट सेल्स के ऊपर इफेक्ट करती है। वो टारगेट सेल्स हमारे पास जो है लिपिड्स हो सकते हैं, हमारे मसल्स हो सकते हैं और लिवर हो सकता है। यहाँ पर जो है ये लिवर दिखाया गया और ये जो टिश्यू सेल्स दिखाए गए हैं ये हमारे पास मसल्स के हो सकते हैं। और इसके अलावा एडिपोज टिश्यू सेल्स के ऊपर भी ये इफेक्ट करता है, बिकॉज ये इन सब में जाकर के जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं वो उनको ओपन करेगा, देन ग्लूकोज जो है वो इनके अंदर एंटर होगी। सो ये हमारे पास इंसुलिन का मैकेनिज्म दिखाया गया कि इंसुलिन ने अपना इफेक्ट शो किया और इसने जो है वो ग्लूकोज के लेवल को अब कम कर दिया। अब जब ये ग्लूकोज का लेवल कम होगा देन पेनक्रियाज से ग्लूकागोन रिलीज होगा एंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन ये जो ये है लिवर में जाएगा। ग्लूकागोन का काम ये है कि इसने जो है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने से जो है वो हमें ग्लूकोज बना के देनी है, ये ग्लूकागोन का काम है। देन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, ये तो एक वे है कि जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज बन रही है। इसके अलावा हम लोग जो है अमाइनो एसिड्स, इसके अलावा फैटी एसिड्स और इसके अलावा जो है हमारे पास लैक्टिक एसिड, इनसे भी हम लोग ग्लूकोज जो है थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये सब कुछ क्या कर देंगे, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देंगे और देन वही मैकेनिज्म चलेगा कि हाई ब्लड शुगर होगी, देन पेनक्रियाज को जो है वो नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स जाएगा। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो यही कि जब हम लोगों ने इंजेस्ट की तो बॉडी में जब बहुत ज्यादा अमाउंट में होगी देन जो है लिवर उसको स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब जरूरत होगी तो यही ग्लाइकोजन टूटेगी, ग्लूकोज बनेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इट्स मीन के ग्लाइकोजन का टूटना। और दूसरा मैकेनिज्म जो मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड से, लैक्टिक एसिड से और ग्लाइसरोल वगैरह से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं, तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं। तो इससे जो ग्लूकोज बनेगी उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस न्यू मीन्स न्यू और जेनेसिस मीन बनना, यानी कि दूसरे सोर्स से नई ग्लूकोज का बनना। और इंसुलिन का काम ये होगा कि वो अपटेक करवाएगी लिवर में, मसल में, एडिपोज टिश्यू में किसकी, ग्लूकोज की, और उसके बाद है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगी। और इसके अलावा जो है इंसुलिन का एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन कि वो इनहिबिट कर देती है फैट और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को। ये पॉइंट जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे पास इंसुलिन है वो फैट की जो ब्रेकडाउन है उसको कम करेगी। ये इसलिए समझना जरूरी है कि आगे हम जब इसकी टाइप पढ़ेंगे तो टाइप 2 जो हमारे पास डायबिटीज होती है उसमें हमारे पास इंसुलिन का लेवल हमें नॉर्मल भी मिलता है, नॉर्मल से ज्यादा भी मिलता है, और वो पेशेंट जो होते हैं वो ओबीज होते हैं। जबकि जो हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट होंगे वो ओबीज नहीं होंगे, बिकॉज कि उनके अंदर फैट की ब्रेकडाउन हो रही है। और डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट जो है उनमें फैट की ब्रेकडाउन नहीं होती, बिकॉज कि उसमें मेजर रोल इंसुलिन का है। डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन मौजूद होती है और वो फैट की ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करती है, इसीलिए वो जो पेशेंट्स होते हैं ना वो ओबीज होते हैं। और इसके अलावा इंसुलिन का रोल ये है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती है, ठीक है, और एंड इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट करती है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ये हमने इसका नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म पढ़ लिया। आगे ये है कि इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, एक तो नॉर्मली हमने पढ़ लिया कि ग्लूकागोन, ये अभी हम पीछे ग्लूकागोन का पढ़ के आए हैं रोल। इसके अलावा एपिनेफ्रिन,
एपिनेफ्रीन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को किस तरह इंक्रीज कर रही है। तो एपिनेफ्रीन हमारी बॉडी के लेवल को, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इस तरीके से इंक्रीज करती है कि ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस है कि जिसमें ग्लाइकोजिन टूट के ग्लूकोज बना रही है, ये उस प्रोसेस को इनहेंस कर देगी। और कोर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, कोर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करेगा जिसमें हमारे पास ग्लूकोज बन रही है। अच्छा, अब कोर्टिसोल का ना एक और रोल होता है कि ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इंफ्लामेशन है ये उसको रिड्यूस करता है। अब अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आ जाए कि जिसको इंफ्लामेशन भी है लेकिन वो डायबिटीज का भी पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को कभी भी आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी कोर्टिसोल वाली मेडिकेशन नहीं देनी, बिकॉज वो उसकी इंफ्लामेशन को तो कम करेगी लेकिन इसके साथ साथ उसकी ग्लूकोज को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी। और ग्रोथ हार्मोन का इसके जो इफेक्ट है वो ये है कि जब इंसुलिन की अमाउंट बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है तो ग्रोथ हार्मोन की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो इंसुलिन की जो अमाउंट है वो बॉडी में डिक्रीज होगी। इंसुलिन की अमाउंट डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। इट्स मीन कि ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली जो है वो ग्लूकोज के लेवल को इनहेंस कर रहा है। सो ये काउंटर रेगुलेटरी जो है ये हमारे पास सोर्सेज हैं जिनकी वजह से जो है वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज जाता है। यहाँ तक समझ आई है सबको? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी आ रही है। चलें ठीक है। अब हमारे पास कुछ टेस्ट हैं कि जिनके थ्रू हम जो है ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिटरमाइन करते हैं। इसमें हमारे पास फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल हम लोगों ने कैसे डिटरमाइन करना है, अभी जो मैंने पीछे बताया कि फास्टिंग स्टेट में हमारा कितना होना चाहिए, वो मैंने बताया था कि हमारे पास 60 to 100 इतना होना चाहिए। ये हम लोग फास्टिंग स्टेट में इसका लेवल चेक करेंगे तो नॉर्मली हमारे पास 100 mg/dl इससे नीचे होना चाहिए और 60 से ऊपर होना चाहिए। अब अगर पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेट में है, यानी ये कि उसके अंदर जो उसका ग्लूकोज का लेवल है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कि हम कह सकें कि पेशेंट डायबिटीज का है, लेकिन इम्पेयर्ड उसका लेवल है, यानी ये कि अगर हमें उसका लेवल जो उसकी रिपोर्ट है वो हमें शो करवाए कि उसका लेवल 100 या 125 mg/dl के मिड में आ रहा है, तो वो पेशेंट का जो लेवल है वो इम्पेयर्ड है। इट्स मीन कि वो पेशेंट डायबिटीज का है। लेवल 126 mg/dl से ज्यादा आ जाए तो वो पेशेंट को हम कंसिडर करेंगे कि ये डायबिटीज। ठीक है, आगे रैंडम ब्लड ग्लूकोज हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे रैंडमली, यानी ये कि हम लोगों ने जब मर्जी कर लिया तो उसमें मैंने 200 mg और उससे इंक्रीज पेशेंट है वो डायबिटीज का है। आगे है कि टॉलरेंस टेस्ट, कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हमारे पास ये होता है कि हम पेशेंट को खुद ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन देते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैंने बताया था कि जब हम ग्लूकोज इनटेक करते हैं तो 2 घंटे बाद हमारी बॉडी ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल लेवल पे ले आती है। हमने यही चेक करना है कि जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसमें जो बॉडी का ये वाला मैकेनिज्म होता है कि 2 घंटे बाद ग्लूकोज नॉर्मल लेवल पे आती है, ये नहीं होता। हम पेशेंट को खुद ग्लूकोज इनटेक करवाएंगे और 2 घंटे बाद हम लोग देखेंगे कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल पे आया है या नहीं आया। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि हम लोगों ने ग्लूकोज का रिस्पॉन्स देखना, हमने पेशेंट को 75 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सोल्यूशन हमने दिया और उसके बाद हम लोगों ने 2 घंटे बाद उसका लेवल चेक किया, अगर तो वो 200 mg/dl से ज्यादा आ रहा है तो वो पेशेंट जो है वो डायबिटीज का है। ये 3 टेस्ट हो गए। और इसके अलावा हमारे पास होता है ग्लाइसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्टिंग, इसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो बाकी के सेल्स हैं जैसे कि मसल सेल हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गए और या फिर इसके अलावा लिवर हो गया, तो ये सारे जो है ग्लूकोज अपटेक तब करेंगे जब इंसुलिन प्रेजेंट होगी और इंसुलिन टारगेट सेल पे लगेगी, अलो करेगी ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए तो ग्लूकोज अंदर जाएगी। लेकिन हमारे पास जो आरबीसीज होते हैं ये ऐसे सेल्स हैं कि जिनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती कि वो इंटेक करवाएं अपने अंदर ग्लूकोज का। इसीलिए ग्लूकोज इजीली एंटर हो जाएगी जो हमारे आरबीसीज हैं, और जब एंटर हो जाएगी आरबीसीज में तो जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये जाके अटैच हो जाएगी, उसके साथ ये बाउंड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। अब ये है कि जो हमारे पास आरबीसी होता है वो 120 डेज के बाद जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 120 डेज बाद। और 120 डेज अब तो ये आप कह लेंगे 3 माह लग जाते हैं।
सो अगर हम ये टेस्ट करवाते हैं तो हमें 3 माह का रिकॉर्ड मिल जाता है, पिछले 3 माह में कितनी हमारे पास ग्लूकोज लेवल जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज रहा, यानी कि जितना हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा हम कहेंगे कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है। सो ये जो है हमें प्रीवियस जो हमारे पास 3 मंथ है उसका रिकॉर्ड दे देती है। आगे यूरिन टेस्ट में नॉर्मली जो हमारे पास ग्लूकोज होती है वो यूरिन के अंदर नहीं आती, और इसमें ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैक्सिमस होता है, यानी ये कि जितनी हमारे पास ग्लूकोज नॉर्मली एक्सक्रीट होनी चाहिए मोस्टली वहां से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। अब जब हमारे पास एक चीज बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो और सारे रिसेप्टर भी हमारे पास जो है वो ऑक्यूपाई हुए हों, तो जो एक्स्ट्रा है वो तो उसके ऊपर लग नहीं सकेंगे, तो वो एक्स्ट्रा क्या होते हैं, वो फिर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो जब हमारे पास नॉर्मल से ज्यादा हमें ग्लूकोज की अमाउंट यूरिन में मिले तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, यानी कि यूरिन में भी ग्लूकोज जो है वो एक्सक्रीट हो रही है। अब ये है, आवाज आ रही है? जी आ रही है। चलें ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके अलावा ना हम लोग ये भी चेक करते हैं प्रोटीन यूरिया यानी कि प्रोटीन का लेवल जो है वो यूरिन के अंदर इंक्रीज आ रहा है। अब जब हम कहेंगे कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म चूंकि इसमें डिस्टर्ब होता है तो हमारे पास प्रोटीन भी इंक्रीज अमाउंट में हमें ना यूरिन में मिलना शुरू हो जाती है, तो हम वो वाला टेस्ट भी इसमें करवा सकते हैं, वो मैंने इधर लिखा नहीं है। अच्छा, अभी जो मैंने A1C वाला बताया उसमें हमारे पास नॉर्मल रेंज जो है वो 5.6 तक होती है। अगर इससे ज्यादा हमें मिल रही है 5.7 से 6.4 तक, तो वो पेशेंट जो है वो प्री डायबिटीज का होगा, और अगर 6.5 से इंक्रीज मिल रही है तो वो पेशेंट हमारे पास जो है वो डायबिटीज का होगा। तो ये थी हमारे पास टेस्टिंग के जो हम ग्लूकोज का लेवल जानने के लिए हम करवाते हैं। अब आ जाती है क्लासिफिकेशन डायबिटीज की। मेजरली जो हमें पता होती है वो 2 मेजर क्लासिफिकेशन है, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2। लेकिन इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है, यानी ये कि फीमेल को प्रेगनेंसी में इन द सेकंड एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर जो है गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। अच्छा, अब इसमें ना एक चांस ये होता है कि जो ये तो आफ्टर द डिलीवरी जो है ग्लूकोज लेवल उसका नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और ये जो डायबिटीज है ये खत्म हो जाती है। लेकिन जिस फीमेल को हर बार प्रेगनेंसी में जो है इस डिजीज का सामना करना पड़ेगा गेस्टेशनल डायबिटीज का, तो अल्टीमेटली ये चीज उसको डायबिटीज मिलाइटिस की तरफ ले जाएगी। ये होगी गेस्टेशनल डायबिटीज। अच्छा, अब अदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज क्या होंगे, इसमें ये होगा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, कोर्टिसोल होता है, एपिनेफ्रीन होता है। अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि जिसमें ट्यूमर बन गया हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड का, एपिनेफ्रीन का लेवल बहुत हाई जा रहा है, कोर्टिसोल का लेवल बहुत हाई जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है ग्लूकोज को इतना ज्यादा इंक्रीज करेंगे कि पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ चला जाए। या ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत इंक्रीज आ रहा है, उसका ट्यूमर बन गया तो उसकी वजह से भी ग्लूकोज लेवल हाई जाएगा। जो अदर काजेज जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, तो वो भी अल्टीमेटली पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ ले आएंगे। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 इसका डिफरेंस जो है वो हम लोग आगे जाके देखते हैं। इसके अलावा 2 टर्म्स आपको बतानी थी, एक होती है लाडा और एक होती है मूडी। अब लाडा क्या है, ये जो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज होती है ना वो मोस्टली ऑटो इम्यून बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है, और वो छोटे बच्चों में होती है, ठीक है ना, छोटे बच्चों में और यंगर्स में होती है। लेकिन अगर यही ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल जो है वो बड़े लोगों में होना शुरू हो जाए, एडल्ट्स में या ओल्डर एज के पर्सन में, तो यानी ये कि होनी तो ये छोटे बच्चों या फिर यंगर्स में होनी चाहिए, लेकिन ये बूढ़े लोगों को भी हो रही है, तो वो जो डिजीज होती है उसको कहते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। ऑटोइम्यून यही है कि ऑटोइम्यून की डिस्ट्रक्शन करवा रही है बीटा सेल की, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक टाइप होती है, इसको कहते हैं लाडा। ये जो है ये HLA जीन एसोसिएटेड इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि जिस तरीके से हमें करेक्टर्स डायबिटीज टाइप 1 में मिलते हैं वैसे ही करेक्टर्स हमें ओल्डर